हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे हम एक केस करेंगे। एक ये केस एक बच्चे का है, अराउंड 10 इयर्स का है। एक्चुअली ये बच्चा यहाँ नहीं रहता है। इसकी मदर और फादर ये लोग रशिया में रहते हैं। एक्चुअली मदर वाज रशियन एंड फादर वाज इंडियन। उन्होंने लव मैरिज किया था एंड वो लोग रशिया में रहते। तो क्या हुआ कि एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उनके जो हस्बैंड है, मतलब जो हस्बैंड है, उनकी कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मतलब वो इंडिया में आए थे और उनकी सडनली एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद उनको वापस से रशिया से वाइफ को और बच्चे को वापस आना पड़ा। 2 बच्चे हैं उनके, एक बड़ा 10 साल का, एक 8 साल, एक शायद 6 साल का अराउंड। तो वाइफ और बच्चे आए और बिकॉज ऑफ वो जो रिचुअल फंक्शन रहता था वो इमरजेंसी में वो वहाँ से आए। एंड जो 10 साल का बच्चा है उसको सब समझता है, एक्चुअली सब उसको नॉलेज है। दे आर वेरी रिलीजियस। तो सारा जो रिचुअल फंक्शन होता है, एक मतलब बड़ा बेटा है, इसके लिए सारा सारा कार्यक्रम उसको ही करना पड़ता है। उसने स्टार्ट से लेके लास्ट तक अपने फादर को देखा। उसने सारा वो कार्यक्रम किया, मतलब जो भी डेथ का जो होता है उसने सब कुछ दिया बच्चे को। एंड बट ही डिडंट क्राई। वो सिर्फ देखता रहा और वो सारा चीज़ें वो करता रहा अपने फादर का, स्टार्ट फ्रॉम जब से वो फंक्शन से, मतलब फंक्शन नहीं बोल सकते हम, एक जो डेथ सेरेमनी का जो होता है, तो उसने सारा कुछ उसने किया बट वो रोया नहीं। एंड वो स्टार्ट से लेके लास्ट तक फिनिश होने तक उसने अपने फादर को सिर्फ देखता रहा, ना एक शब्द बोला उसने और ना वो रोया। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन ऐसे चला, 15 सब कुछ हो गया। तो 7-8 दिन बाद से उसको कंप्लेन चालू हुआ। उसके टॉन्सिल जो है टॉन्सिल एकदम स्वेल हो गए, दोनों टॉन्सिल स्वेल हो गए दोनों साइड के। एंड उसमें पेन होने लगा। ही कैनॉट सॉलो, वो खा ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा स्वेलिंग है और पेन है कि वो ये नहीं कर पा रहा है, सॉलो नहीं कर पा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि वो खाना भी नहीं खा पा रहा है। तो उसकी मदर जो है जो रशिया में रहते हैं, वो ही इज़ वेरी मेडिसिन, उनको मतलब नेचुरल वे में हीलिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं होम्योपैथी मेडिसिन को उन्होंने सजेस्ट किया कि होम्योपैथी कोई डॉक्टर है कि नहीं। तो बिल्डिंग में जो वहाँ रहते हैं वो सब मेरे पेशेंट है वहाँ के। तो उन्होंने मेरा एड्रेस दिया और वही बच्चा मुझे वो फ़ोन पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा है बच्चा, मतलब जब से उनके फादर का डेथ हुआ तब से वो सारा सेरेमनी उसने किया डेथ का, और फिर उसके बाद से वो रोया नहीं है, तब से एकदम शांत है, कुछ बोल नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। अब पिछले 1 हफ्ते से क्या हो गया कि उसका पूरा टॉन्सिल सूज गया है और वो कुछ खा नहीं पा रहा है, कुछ ये नहीं कर पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है। सो ये तकलीफ़ उसको हो रही है, तो आप उसको दवा दे दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। मैंने बोला ठीक है, आप भेज दीजिए। तो आप देखिए, अब इस बच्चे में देखिए मेंटल टू फिज़िकल कैसे कैसे डिजीज़ ट्रैवल करता है। इमोशंस क्या है, इमोशंस जो एक फादर की डेथ के बाद जो इमोशंस आने चाहिए वो क्या हो गए, वो सप्रेस्ड हो गए। उस बच्चे ने क्या किया, उस सारे चीज़ों को सप्रेस्ड कर लिया। टीयर्स तो आए नहीं, तो सप्रेशन जो था टीयर्स का, टीयर ही नहीं आया ना, रोया ही नहीं बच्चा, कुछ बोला ही नहीं शब्द से, सिर्फ देखता रहा और हर चीज़ों को ये करता रहा, बट वो रोया नहीं। तो बिकॉज क्या हुआ कि जो उसका मेंटल था वो उसके टॉन्सिल में जाके बैठ गया, उसका सारा इमोशन सप्रेस्ड होके स्वेल हो गया। एंड दैट्स वाई द डिजीज़ ट्रेवल टू माइंड टू फिजिकल। इसलिए हम माइंड्स को क्यों इंपॉर्टेंट देते हैं, बिकॉज ऑफ इस कारण की वजह से हम माइंड को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि माइंड अफेक्ट होता है फर्स्ट एंड उसके बाद फिजिकल पे उसकी तकलीफ दिखती है। तो ये बच्चे में क्या देखा हम, ये बच्चे में देखिए मैंने सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन मुझे मिला एंड मैंने उसे 200 का एक डोज भिजवाया। एंड मैंने उनको बोला था कि ये डोज के बाद बच्चा रोना चाहिए, और आफ्टर डोज विद इन 4 to 5 आवर बच्चा स्टार्ट क्राइंग। बच्चा रोने लगा और बच्चा कम से कम आधा घंटा तक उसने रोया और पूरा का पूरा उसका टीयर्स ड्रेन हो गया और बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील हो गया। उसकी टॉन्सिल का पेन नेक्स्ट डे से कम हो गया एंड वो उसका टॉन्सिल 4-5 दिन में काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अभी पिछले 15 डेज़ की मेडिसिन वो लेके गए ना, बच्चा एकदम क्वाइट फाइन है, सिर्फ एसएल दिया उसको। बट वो जो इम्पैक्ट था वो उस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन का, आप देखिए उस टाइम हम क्या सोचेंगे उस बच्चे के बारे में। तो मैंने उस टाइम सोचा कि ये रूब्रिक सोचे थे, वीपिंग कैनॉट वीप दो सैड। इतना सैडनेस सिचुएशन है पर बच्चा रोया नहीं, तो वीपिंग कैनॉट दो सैड, वीपिंग कंट्रोल्ड। पूरा क्या हुआ, उसने वीपिंग को पूरा टीयर्स को क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया ना, कंट्रोल्ड हो गया, वो निकल ही नहीं पाया, बाहर ही नहीं आ पाया। ग्रीफ साइलेंट,
ग्रीफ कैसा है, सिचुएशन कौन सी है, एकदम दुख भरी सिचुएशन है, एकदम ग्रीफ है, सॉरो सिचुएशन है, बट बच्चा उसको साइलेंटली बेयर कर गया। ठीक है, ग्रीफ, लॉस ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट आफ्टर। ठीक है, ये सबसे अच्छा रूब्रिक है ये केस में, जो मैंने उस टाइम सोचा। ये रूब्रिक्स बहुत काम का है, मैंने बहुत सारे केसेस में अप्लाई किया है। ग्रीफ, लॉस ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट आफ्टर और ऑब्जेक्ट आफ्टर। ग्रीफ किस बात का है, कोई पर्सन लॉस हो गया, उसका डेथ हो गया, चला गया, ठीक है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, और वो सडनली जाने के बाद वो जो ग्रीफ आता है ना, जो एक पेनफुल सिचुएशन, सॉरो सिचुएशन आता है, तो ये ग्रीफ, लॉस ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट आफ्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक इन दिस केस, जो मेरे दिमाग में सबसे फर्स्ट आया था। और एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स और इमोशन सप्रेस्ड, इस सारे रूब्रिक्स आप देखोगे, इस सारे रूब्रिक्स लगेंगे इसके अंदर, और इस रूब्रिक्स के इस बेस पे ही मैंने उसको इग्निशिया, उस बच्चे को 10 साल का था, उसको इग्निशिया 200 का एक सिंगल डोज मैंने देने को बोला था। और देने के बाद विदिन 4 आवर्स बच्चा स्टार्ट क्राइंग, बच्चा रोने लगा, और जो भी उसके टॉन्सिल के जो स्वेलिंग थे ऑटोमेटिकली वो कम हो गए, बिकॉज जो अंदर का जो सेपरेशन था, जो इमोशन सेपरेशन था, जो वीपिंग का सेपरेशन था, वो सारा रिलीज हो गया इन टीयर्स में, तो जिसकी वजह से बच्चे को सडनली आराम आ गया और बच्चा एकदम रिलैक्स हो गया और उसके टॉन्सिल भी कम हो गए, और उसके बाद से वो बोलना चालू कर दिया। वो सारा फिर वो अपने डैड के बारे में पूछ रहा है, डैड कहाँ चले गए, फिर वो उसको इतना समझ है कि डैड मतलब आत्मा बन गए, और फिर वो सोल बन गए, वो अब नहीं आएंगे, मतलब उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है। बट वो समय उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, वो सारा का सारा चीज़ें अपने अंदर ही दबा के रख लिया, और अंदर ही उसने उसको एक ग्रीफ की तरह उसको साइलेंटली बेयर कर रहा था, जिसकी वजह से उसके टॉन्सिल स्वेलिंग हो गए थे। सो हम इस देखिए, हम किसने हम ऐसे नहीं बोलते कि होम्योपैथी वर्क सो वंडर, सो मैजिकली एंड सो डायनेमिकली। हम डायनेमिकली हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो अंदर तक जाके सोल तक टच करता है। मेडिसिन जो वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स इज नथिंग बट अ सोल, ठीक है, इज नथिंग बट अ एनर्जी, ठीक है, वो लास्ट तक अपने सोल को टच करता है, तब जाके वो चीज़ें रिएक्ट होती है। ठीक है, तो इस केस में हमारे एक 200 की पोटेंसी ने बच्चे को जो इमोशन सप्रेस था इन द फॉर्म ऑफ टीयर, वो बाहर आ गया। सो इस तरह से हमारी होम्योपैथी किस लेवल तक काम करती है हम सोच सकते हैं। मेंटल टू फिजिकल जो तकलीफ ट्रैवल करती है, इसलिए हम सोचते हैं ना कि होम्योपैथी हर जगह हम माइंड सिम्टम क्यों लेते हैं, क्योंकि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ईच एंड एवरी केस। अगर आप देखोगे ईच एंड एवरी केस माइंड अफेक्ट फर्स्ट, then physical effect, because now stress factor is raised very high, and adapt according to the stress factor, different person adapt accordingly। मतलब कैसे कैसे स्ट्रेस बढ़ता है, हर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो उस सिचुएशन को कैसे अडेप्ट करते हैं। हमें हर सिचुएशन में पेशेंट को ढूंढना है, वो किस तरह से अडेप्ट करता है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है, और किस तरह से उससे वो निकलता है या रिएक्शन देता है। अब इस केस में इस बच्चे का एडेप्टेशन क्या था, उसने सारे चीज़ों को समेट के अंदर ही रख लिया, अंदर ही दबा दिया, इमोशंस को दबा दिया, ठीक है, साइलेंटली ग्रीफ साइलेंट हो गया, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स की वजह से जो उसके साथ हुआ, वीपिंग कैनॉट दो सैड, वीपिंग कंट्रोल्ड, ये सारी चीज़ें जो इमोशन थे उसने अंदर ही दबा के रख लिए, जिसकी वजह से उसका जो फिजिकल टॉन्सिल है, जो टॉन्सिलाइटिस है, वो पूरा स्वेल हो गया। क्यों इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ उसका माइंड इफेक्ट है। जो जिस चीज़ों को नॉर्मली बाहर आना था, इमोशंस को बाहर आना था, वो सारी चीज़ें कहाँ सप्रेस्ड हो गई, उसके टॉन्सिल में जाके बैठ गए, और वहीं जाके वो सेटल होके स्वेल हो गए। तो दिस इज द वे हम अंडरस्टैंड करते हैं होम्योपैथी को। सो दिस इज अ वेरी नाइस केस ऑफ इग्निशिया पेशेंट, इग्निशिया चाइल्ड। सो थैंक यू।